जब से एंडेवर ने या फिर टीकेओ ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को खरीदा है, मोस्टली हम लोगों ने गालियां ही दी हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में किस तरीके से चीज़ें अब ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन शायद मैं आपको एक रीज़न दे सकता हूं जो कि आपको टीकेओ को पसंद करवाने पे थोड़ा सा मजबूर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है और ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के फेवर में भी जाएगी। तो ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। बिलीफ ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर के इस रन में, जो कि उनका फाइनल रन होने वाला है, अभी आप बोलोगे भाई वो रिटायर नहीं हो रहे, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। इसमें शायद हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का भी एक सिंगल्स मैच दे सकती है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे जॉन सीना के फेयरवेल टूर में देखा था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ था। क्यों हुआ था? इस वजह से क्योंकि ESPN के ऊपर आना था। डब्ल्यूडब्ल्यू को पता था कि ये बहुत ही एक बिग फाइट वाली फील देगा, इस वजह से मैच हुआ था। लेकिन गड़बड़ वहां पे ये हो गई थी कि भाई तुमने उसके पीछे कोई स्टोरी ही नहीं दी थी। तो वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू सिमिलर चीज ब्रॉक लेसनर के अब इस रन में कर सकती है उनके सामने रोमन रेंस को डाल के, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड्स में, नंबर्स में, स्टैट्स में प्रूव होती है कि जब भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड होती है, डब्ल्यूडब्ल्यू को इस चीज से फायदा होता है। चाहे उसके बारे में भले ही लोग कुछ पॉजिटिव में बात करेंगे, कुछ नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन भाई इस बार अगर तुम ये कर रहे हो ना, तो बस इतना मेक श्योर कर लेना कि उसके पीछे कोई स्टोरी होनी चाहिए। वैसा मत करना जैसा जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ था। अब ये बिलीफ है, देखते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ जो सिचुएशन है वो कैसे है और उस सिचुएशन के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले मुझे आपका वेलकम करने दो वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 897 में। और लुडविग काइजर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा गलत टाइम में हुआ है। जो हम कहते हैं ना कि यार कभी कभी गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन वो गलत टाइम पर नहीं होनी चाहिए, वरना वो और गलत हो जाती हैं। तो लुडविग काइजर को अरेस्ट कर लिया गया है भाई। तो रिपोर्ट क्या आई, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पढ़ा कि बैटरी की वजह से उन्हें वो अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा बैटरी, अब ये क्या होता है? तो पता है चला लॉ में भाई बैटरी का मतलब होता है कि उन्होंने किसी के साथ कुछ फिजिकल असॉल्ट किया, किसी को उन्होंने मारा, कुछ ऑफेंसिव उन्होंने वहां पे चीज करी। इस वजह से लुडविग काइजर को अरेस्ट कर लिया गया। और भाई गलत टाइमिंग पे क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा ट्रिपल ए में एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग बात कर भी रहे हैं। वैसे रेसलमेनिया में ओरिजिनली होना था चैट गेबल और लुडविग काइजर का जो मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच है, फेक एल ग्रांडे अमेरिकानो और OG एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में। और इस टाइम पीरियड में लुडविग काइजर हो चुके हैं अरेस्ट। अब पता नहीं ये क्या होने वाला, मैंने ज़्यादा इसके पीछे पढ़ा नहीं कि बेल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना पता चला कि किसी के साथ कुछ मारपीट कर दी थी लुडविग काइजर ने। अब डब्ल्यूडब्ल्यू भी इस सिचुएशन को कैसे देखती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल ए में एक बहुत बड़ा उनका मैच होना है। और ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने सुपरस्टार्स को भी अलग ही तरीके से फिर ट्रीट करती है कि भाई क्या इस बंदे में हमको इन्वेस्ट करना भी चाहिए। अभी शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें इन्वेस्टिगेशन भी अपनी करेगी कि क्या हुआ माजरा क्या नहीं, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा मैच है और उससे पहले ये होना तो कहीं से भी एक सुपरस्टार को शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। होपफुली वो वापस आ जाए, निकल के वो आ जाए। मारपीट हुई है, वही है ना, कितनी जघन्य चीज़ हुई है उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्या होगा वो सारी बातों के लिए आप इस चैनल से चिपके रहना, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 9 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में डेली बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। 2 सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूँ, एंजो अमोरे। एंजो अमोरे के बारे में आपको कल ही बता रहा था और भाई आज ही पता चला कि वो तो परफॉर्मेंस सेंटर भी पहुंच चुके हैं, यानी वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइंड हो चुके हैं। तो अब किसी भी मौके पर आपको एंजो अमोरे दिख सकते हैं। और बैरन कॉर्बिन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो बैरन कॉर्बिन के बारे में फाइटफुल ने लेटेस्ट ये रिपोर्ट किया है कि MLW प्रमोशन के साथ जो जुड़े हुए थे, तो उनकी जो भी ऑब्लिगेशन थी वो सारी बैरन कॉर्बिन ने फुलफिल कर दी है। तो या तो वो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ, या फिर बस आज कल परसों में बैरन कॉर्बिन भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन हो जाएंगे। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने पुराने वाले सुपरस्टार्स को एक साथ ही वापस लेके आने को देख रही है। और शायद जो रिसेंटली सुपरस्टार्स रिलीज हुए थे, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अपने रोस्टर में चीज़ें शिफ्ट करना चाह रही है। वैसे अभी ब्रॉक लेसनर वापस आया ना, तो बातें ये भी हो रही थी कि अच्छा ब्रॉक लेसनर को पैसे देने के लिए ही तुमने सुपरस्टार्स को निकाला था। खैर उस बात को कोई ऐसे पेपर पे लिख के नहीं दे सकता कभी भी, क्योंकि बजट मैनेज करना होता है। तो मे भी हो भी सकता है कि ये भी एक रीज़न हो, लेकिन नए नए सुपरस्टार्स भी आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, आपको आपके पास जो सुपरस्टार हैं उनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। ये रोटेशन वाला जो तुमने फॉर्मूला अपना लिया ना कि नया सुपरस्टार आया, उसको दिखाया, उससे लोग पक गए, उसे भगा दिया, फिर नया लेके आ गए, फिर पुराने उठा के लेके आ रहे हैं, ये चीज़ वर्क नहीं करेगी अगर तुम्हारी स्टोर लाइन अच्छी नहीं है। और होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी इतनी सारी गलतियों के बाद अब कुछ सीखना शुरू कर दे। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने देखा था कि जब ऊफा लाफा बोला था एले नाइट ने, तो उस टाइम पे जे उसो की हंसी निकल गई थी। और उस चीज़ के ऊपर मतलब छाती चौड़ी करके ही जे उसो बता रहे हैं उनको कोई ऐसी एम्बैरेसमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये लिखा, सिर्फ ऑल राइट ऊफा लाफा करके बस उन्होंने लिख दिया। तो मतलब वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ मंडे नाइट रॉ में मेरी जो हंसी है वो छूट गई थी।
और समोअन लैंग्वेज में ऊफा लाफा का मतलब क्या था, कुछ मजाक या दिल तोड़ना ऐसा करके कुछ था। तो शायद लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो समोअन कॉन्टेक्स्ट में हंस रहे थे, ऊफा लाफा वर्ड की वजह से वो इतना नहीं हंस रहे थे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि जे उसो हंसे हो, ये तो पहले भी हंस चुके हैं, तो आप इसको डिफेंड ना ही करो तो वो थोड़ा सा सही रहेगा। जॉन सीना के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इस साल के एंड में जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना क्लासिक करके WWE टूर्नामेंट लेके आने वाली है। अभी खुद भी WWE श्योर नहीं है कि उसमें करना क्या है। जैसे मैं सुन रहा था जॉन सीना जो बातें बोल रहे हैं कि स्टिल वो चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इस बारे में जो जॉन सीना ने बोला था कि अगर वो एक बार रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो WWE में फिजिकल नहीं होने वाले, वो जॉर्ट्स में कभी भी नहीं दिखेंगे। तो उन्होंने तो एक पॉलिसी भी बता दी कि भाई एक पॉलिसी है, नो फॉल्स डाउन पॉलिसी है मेरी WWE में, जिसमें मैं भैया कुछ भी फिजिकल नहीं करने वाला, किसी भी वे में तुम मुझे ऐसे होते हुए नहीं देखोगे। तो मेरे को पता है क्या लगता है, मुझे लगता है जॉन सीना सही बोल रहे हैं, लेकिन WWE का दीन ईमान धर्म देखो होता नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी चीज़ें बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब मैं दीन ईमान धर्म बोलता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं लिटरली वही मीन कर रहा हूं, उस बात को भी आप समझो। तो जॉन सीना बोल तो ऐसा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये इसीलिए बोल रहे हैं कि जिस भी मूवमेंट पे फिर जब जॉन सीना फिजिकल होंगे, कोई उन्हें मार देगा या फिर वो किसी को मारेंगे, तो शायद वो एक तगड़ी पॉप दिलाने वाला मूवमेंट हो सकता है और फिर उस मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो मुझे नहीं लगता 1-2 साल में कुछ ऐसा होगा, लेकिन जॉन सीना WWE के साथ साइंड ही फॉरएवर हुए हैं, जब तक है जान वाला हिसाब किताब है को जॉन सीना का। तो लेट्स सी वो टाइम कब आता होगा, तो ये ज़रूर मतलब जितना मेरा WWE एनालिस्ट वाला दिमाग कहता है। और इस जॉन सीना के जो हमने रिटायरमेंट टूर देखा था उसमें जिगलर भी एक बंदे हैं, निक नेमेथ, जो कि आए थे और जिगलर ने बताया कि WWE ने मुझे रीच आउट तो किया था बार बार, लेकिन पहले मैं मना कर रहा था, लेकिन फिर मुझे बोला गया कि दिस इज़ फॉर जॉन सीना। तो फिर जिगलर ने एग्री किया कि चलो ठीक है, अगर ये चीज़ जॉन सीना के लिए है तो फिर मैं आ जाऊंगा, एक बार नहीं ऐसे बुलाओगे तो बार बार आ जाऊंगा जॉन सीना के लिए। तो ये भी पूरी एक कहानी, सोचो भाई कैसे अपनी भी तुमको वैल्यू बनानी पड़ती है कि WWE जैसी कंपनी जिनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से वो तुम्हें लाना चाह रहे हैं, उसमें भी तुम नखरे मार सकते हो कि मुझे आना है या फिर नहीं आना है। और डेफिनेटली इस चीज़ के लिए पैसे तो अच्छे खासे लिए होंगे डॉल्फ जिगलर ने, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इसके अलावा WWE के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है ये स्टोरी इसने नहीं करी तो वो कर देगा, वो इस वजह से थी क्योंकि हिस्ट्री है जॉन सीना और निक नेमेथ की। तो ये थोड़ा सा इनसाइट दिया डॉल्फ जिगलर ने कि WWE मनाना चाह रही थी मुझे और माना, लेकिन सिर्फ जॉन सीना के लिए। मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद WWE ने अपनी वेबसाइट पर एक चेंज किया है और जो पहले एक्टिव रोस्टर में थे ब्रॉक लेसनर, उसके बाद उन्हें अलमनाई सेक्शन में डाला था, अब दोबारा से एक्टिव रोस्टर की लिस्ट में आ चुके हैं ब्रॉक लेसनर, जहां पे उन्हें फीचर किया गया है जो सुपरस्टार अभी कंपनी में एक्टिव है। तो ये अपडेट है, एक किसी ने सही सा एडिट बना दिया कुछ ब्रॉक लेसनर का। और यहाँ पे आप देखो जॉन सीना ने एक सूट पहन लिया है, तो इस सूट के क्या मायने हैं ये तो आपको पता ही होगा अगर आप WWE को थोड़े भी टाइम से फॉलो कर रहे हो। और बाकी ब्रॉक लेसनर के बारे में और ओबाफेमी के इस मैच के बारे में जो क्लैश इन इटली में अब होने वाला है, ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन ये ऑफिशियल हो चुका है, इसके बारे में टॉमी ड्रीमर का कुछ कहना है। आप बताना इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो। वो कहते हैं कि इस मैच का कुछ भी आउटकम हो, चाहे इस मैच को ब्रॉक लेसनर जीते या फिर इस मैच को ओबाफेमी जीते, वो चीज़ थोड़ी सी बोरिंग होगी और शायद WWE को खुद थोड़ा मुश्किल हो डिसाइड करना कि इसमें क्या होने वाला है। किस वजह से वो कहते हैं कि अगर ओबाफेमी इस मैच को हार गए तो भाई उनका मोमेंटम टूट जाएगा, वो ब्रॉक लेसनर को अभी रेसलमेनिया में हरा के आए हैं, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर यहाँ पे हार गए तो भाई इसका क्या ही लॉजिक बनेगा कि ओबाफेमी एक बार पहले हरा दिया, उसके बाद ओबाफेमी ने दोबारा हरा दिया। तो WWE के लिए डिसीजन तो मतलब ये थोड़ा सोचने समझने वाला होने वाला है। बाकी हम बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से तब जब हम करेंगे क्लैश इन इटली की प्रेडिक्शन, और शायद WWE के पास एक वे आउट है कि इस मैच में वो जो आउटकम है उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। विंस मैकमैन के जाने के बाद से चीजें WWE में बुरी भी हुई हैं, चीजें WWE में कुछ अच्छी भी हुई हैं, और शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा बहुत एक्सट्रीम में वो रहते हैं कि यार विंस था तो ही सारी चीजें सही थी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि आपको अप्रिशिएट करवाएगी अब की WWE की मैनेजमेंट को। तो अभी जब पेज का रिटर्न हुआ रेसलमेनिया में, किस वजह से? क्योंकि निकी बेला कंपीट नहीं कर सकती थी अपनी इंजरी की वजह से, तो निकी बेला से पूछा गया, मतलब निकी बेला ने खुद बताया कि ट्रिपल एच मेरे पास आते हैं, मुझे आगे पूछते हैं कि देखो हमारे पास ये प्लान है, पेज रेडी है, लेकिन अगर तुम ना करती हो कि तुम्हारा स्पॉट किसी को नहीं लेना चाहिए तो फिर हम इस प्लान को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन निकी बेला ने बोला कि नहीं नहीं यार ये तो सही प्लान लग रहा है मुझे, हम बहनों की तरह ही हैं, तो अगर पेज आ जाती है इस मौके पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा जो दिल की बातें हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है, बट पता है ये दो धारी तलवार की तरह भी हो जाता है कभी कभी। कैसे? क्योंकि जब आप कई बार दिलों की सुनने लगते हो तो बिजनेस के एस्पेक्ट में कई बार आपको ऐसी चीजें करनी पड़ जाती हैं जो कि फिर आपको सही, वो जो बिजनेस जिसका नाम ही बिजनेस है उस चीज के साथ फिर वो अलाइन नहीं करता है। अभी मैं एग्जांपल कोई नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन बहुत बार वो विंस मैकमैन वाली जो थिंकिंग थी ना कि नहीं भैया, जैसे विंस का तो बहुत एक्सट्रीम क्या कहना था, जब उनसे कोई बोलता था यार मेरे को इंजरी हो रही है, शायद पता नहीं मैं लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, तो विंस मैकमैन कहते थे अरे भैया अब तो उम्र आ रही है ना, तो उम्र जब बढ़ जाती है तो ऐसे ही होता है। वो सिंपल ये कहते थे कि नहीं भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। सोचो रैंडी ओर्टन इतना क्लोज आदमी रहा है विंस मैकमैन के, उन्होंने तक ये बोल दिया था कि यार इतना ज्यादा ब्रूटल हो जाते थे विंस मैकमैन।
तो अब सोच लो कि भाई फिर कितना एक्सट्रीम में है चीज़ें। लेकिन फिर अगेन बात वो भी है कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं है किसी मैनेजमेंट को जज करने का, तब की और अब की बहुत सारे वो अलग अलग लेवल्स पे होता है। मेंबरशिप कंटेंट में वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने विंस मैकमैकडोनाल्ड और ट्रिपल एच में से किसी एक को पिक किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की मेंबरशिप में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी एक चेंज और डब्ल्यूडब्ल्यूई अब करने वाली है और वो चेंज ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने हाउस शोज़ को वापस लेके आने वाली है। अगर आप 2017 से इस चैनल को देख रहे हो तो आपको याद होगा उस टाइम पे कितने ज़्यादा लाइव इवेंट्स हुआ करते थे, स्पेशली 2017, 18, 19 में तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा लाइव इवेंट हुए। वो 2020 के बाद से सिचुएशन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कम कर दिए थे और उस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स होते थे, तो मुझे याद है मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाता था क्योंकि बहुत सारे फन मूवमेंट भी होते थे वहां पे। तो फिर अब ये जो हाउस शोज है वो दोबारा से वापस आ रहे हैं और इसके पीछे निक खान ट्रिपल एच का ये कहना है कि ये जो है ना यंग टैलेंट्स को हेल्प करेगा। तो लोग थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं इनका कि अच्छा अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया, अब तक तो तुम बड़ा कह रहे थे कि हम सुपरस्टार्स को थोड़ा सा ईजी करने के लिए लाइव इवेंट्स हमने कम कर दिए हैं, अब तुम्हें शायद जरूरत पड़ी या तो पैसों की या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे टैलेंट्स को थोड़ा सा और तराशने की जरूरत है। और एजे स्टाइल्स ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया इसी बात के ऊपर, कहते हैं कि भैया सबके लिए अच्छी न्यूज़ है और ये भी बोलते हैं कि वो ओवर सैचुरेटेड हो गई थी एक पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन अच्छा है कि वी हैव फाउंड अ हैप्पी मीडियम। तो एजे स्टाइल्स क्योंकि अब बिहाइंड द सीन अब चीज़ों में लगे रहते हैं और उन्होंने क्रिएटिवली तो बोल दिया था कि मुझे राइटर्स रूम में नहीं बैठना, तो अभी उनका जो काम है शायद उसके साथ ही अलाइन करता है, इस वजह से ट्वीट करके उन्होंने रिएक्ट कर दिया। और अब हम बात करते हैं लास्ट में ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो सबको लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर वापस आ गए हैं, सबको लग रहा है कि अब समर स्लैम में भी उनका मैच होगा और सबको लग रहा है कि समर स्लैम में वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनमें से जो दो पहली बातें हैं शायद वो सही है, लेकिन वो जो आखिरी बात है समर स्लैम में रिटायर होने की वो सही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ब्रॉक लेसनर के बीच में जो डील हुई है पॉसिबली वो जाने वाली है अगले साल की रेसलमेनिया तक। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक ये है कि ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 4 महीने के लिए वापस आए हैं, वो भी उस टाइम में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि उनकी रेसलमेनिया होने वाली है अमेरिका से बाहर, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में एक रेयर सी होने वाली चीज़ है कि नॉर्थ अमेरिका के बाहर जो है पहली बार रेसलमेनिया जा रही है। तो इस टाइम फ्रेम में कंसिडरिंग जो चीज़ें सऊदी अथॉरिटी को पसंद आती है कि हमारे शो पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स फीचर्ड हों, इस बात के चांसेस पूरे हैं कि अगले साल की रेसलमेनिया में भी ब्रॉक लेसनर कंपीट करने वाले हैं। अब उसके पीछे अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन उनका ओपोनेंट होगा, कौन किसके साथ उनका मैच होगा, लेकिन जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो सकता है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इतना लंबा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास स्ट्रेच है, इतने महीने हैं कि इसके बीच में वो बहुत कुछ कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन के साथ, क्योंकि शायद समर स्लैम में रिटायरमेंट नहीं हो रही है ब्रॉक लेसनर की। तो आपको कैसी लगी ये बात आप ये बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R1 वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा नेचुरल टीन के सारे ही प्रीमियम हेल्दी प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।